नमस्कार दोस्तों, 28वीं वीडियो है ये लक्ष्मीकांत की सीरीज की। इसमें क्या क्या बात करने वाला है तो आर्टिकल 27 में आपको समझाऊंगा, आर्टिकल 28 समझाऊंगा, आर्टिकल 29 समझाऊंगा, आर्टिकल 30 समझाऊंगा। आर्टिकल 27 का टेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। आर्टिकल 28 का टेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें आर्टिकल 29 क्या है आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज और आर्टिकल 30 क्या है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये तो देखिए हो गया टाइटल, इसमें कुछ पता चला नहीं, पता कब चलेगा जब मैं आपको इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए। आई होप आपने ये किताब खरीद के अपने सामने रख ली होगी और मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट किसका, आर्टिकल 27 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस टेक्स्ट के थ्रू मैं आपको पूरी चीजें समझा दूंगा। क्या बोल रहा है आर्टिकल 27? Freedom as to payment of taxes for the promotion of any particular religion. No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. ये तो हमने दिया पढ़। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए या फिर एक पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रमोशन के लिए। तो रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन में क्या फर्क होता है? देखिए, रिलीजियस डिनोमिनेशन सब ग्रुप होते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिश्चियन धर्म की बात कर लीजिए तो क्रिश्चियन धर्म के अंदर रोमन कैथोलिक्स हैं, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हैं, तो अलग अलग ब्रांचेस हैं। जुडाइज्म के अंदर ऑर्थोडॉक्स हैं, कंजर्वेटिव हैं, रिफॉर्म है, रिकंस्ट्रक्शनिस्ट हैं। इस्लाम के अंदर देख लीजिए तो सुन्नी कम्युनिटी है, शिया कम्युनिटी है, अहमदिया कम्युनिटी है। तो आप समझ गए ना कि एक रिलीजन के अंदर जब अलग अलग छोटे छोटे सेक्ट्स बन जाते हैं, सब ग्रुप बन जाते हैं, उनको कहा जाता है रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ाने के लिए या किसी के रिलीजन को बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके के टैक्स देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई एक पर्सन आए और अपनी मर्जी से 10 लाख का चेक ले जाए कि हाँ भाई मैं धर्म के प्रचार के लिए पैसा देना चाहता हूं, वो एक अलग चीज है, बट आप कंपेल नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कोई एक मुस्लिम मॉस्क है, वहां पे कुछ लोग जाते हैं कम्युनिटी के, तो उन कम्युनिटी के लोगों को ये नहीं बोला जा सकता कि आप इतना कमाते हैं तो इतना % टैक्स दीजिए, तो 6% 7% रिलीजन के प्रचार के लिए टैक्स दीजिए, ये नहीं हो सकता है। पहली बात तो ये बोली गई। फिर आर्टिकल 27 एक चीज और बोलता है कि स्टेट, और स्टेट यहां पे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की एजेंसीज हो गई। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की एजेंसीज किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर, पैट्रोनाइज या सपोर्ट नहीं करेंगी किसी और रिलीजन के ऊपर। तो इंडिया में अगर हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, कितने भी धर्म है, तो हिंदू धर्म को एक स्पेशल फोकस नहीं मिलेगा, एक स्पेशल मदद नहीं मिलेगी व्हेन कंपेयर टू मुस्लिम रिलीजन और व्हेन कंपेयर टू क्रिश्चियन रिलीजन। तो अगर स्टेट मदद करेगा, अगर गवर्नमेंट मदद करेगा तो सारे रिलीजन की बराबर करे या फिर एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वे में करे। और स्टेट के भी अपने पैरामीटर्स होते हैं कि भाई कौन से धर्म से किस हिसाब से मदद करनी है, कौन से वर्नरेबल सेक्शन से उनकी मदद करनी है। बट ये नहीं हो सकता कि भैया स्टेट ने या गवर्नमेंट ने किसी एक पर्टिकुलर धर्म की मदद की, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो धर्म को मानते हैं, दूसरे धर्म को नहीं मानते। ये चीज इंडिया में नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशन इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा आर्टिकल 27 के अंदर। ठीक है, मतलब जो भी टैक्स, आप देखिए सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, स्टेट के पास पैसा कहां से आएगा, स्टेट के पास तो वही पैसा है जो लोग टैक्स भर रहे हैं। तो अगर टैक्स आपके पास आ रहा है, देखिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो भी हमारी सरकार चलाते हैं, जो स्टेट है, जो स्टेट की एजेंसीज हैं, उनके पास जो भी पैसा है वो स्टेट का पैसा है, लोगों का पैसा है जो टैक्सेस के थ्रू पैसा आ रहा है। तो इस टैक्सेस के पैसे को अगर आपको धर्म के प्रचार के लिए लगाना है तो सारे धर्म के प्रचार के लिए लगाइए। किसी एक धर्म का प्रचार करो और दूसरे को आप मना कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन तो किया जा सकता है, बट मेंटेनेंस ऑफ वन रिलीजन व्हाइल निग्लेक्टिंग अनदर रिलीजन, ये नहीं किया जा सकता। ये बोला गया आर्टिकल 27 में। प्लस आर्टिकल 27 में दोस्तों देखिए फीस का प्रावधान है। आप टैक्स नहीं लगा सकते लेकिन आप फीस वसूल कर सकते हो। ठीक है, फीस क्यों वसूल करना है? ताकि आप उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन कर सको, ना कि उस धर्म का प्रचार करें। मैं समझाता हूं आपको कैसे। मान लीजिए कोई टेंपल है दोस्तों, साउथ इंडिया में कोई टेंपल है, मैं किसी स्पेसिफिक टेंपल की बात नहीं कर रहा हूं, साउथ इंडिया में देयर इज अ टेंपल, उस टेंपल में लोग जाते हैं। ठीक है, अब उस टेंपल में लोग गए तो लोगों से टिकट ले लिया, या फिर उस टेंपल के आसपास की जगहों पे जो लोग रह रहे हैं, जो अक्सर कर उस टेंपल को आते हैं विजिट करने के लिए, तो उनसे छोटी सी फीस ले ली। छोटी सी फीस होती है धर्म के, उसमें आप देखोगे कि बहुत छोटी छोटी फीस ली जाती है। कभी कभी आप मॉस्क में क्या होता है कि मॉस्क में कुछ एक कम्युनिटी के लोग रेगुलरली आते रहते हैं जो आसपास रहते हैं। अभी ये तो अलग बात है कि भाई मॉस्क में पूरे इंडिया से पूरी दुनिया से लोग आ सकते हैं, टेंपल में भी पूरे इंडिया से पूरी दुनिया से लोग आ सकते हैं। तो जो पिलग्रिम्स इस टेंपल में आ रहे हैं या इस मॉस्क में आ रहे हैं,
या फिर वो पिलग्रिम्स जो इस टेंपल और मॉस्क के रेगुलर विजिटर है, रेगुलर फॉलोअर्स हैं, उनसे एक छोटी फीस चार्ज की जा सकती है। फीस क्यों चार्ज करी जा सकती है? देखिए, टेंपल का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो टेंपल के एडमिनिस्ट्रेशन में रोज साफ सफाई होगी, ठीक है। भगवान की पूजा के लिए जो चीजें खरीदनी उसमें एक्सपेंडिचर होगा, जो लोग आपने वहां पे हायर कर रखे हैं चीजों को ठीक ठाक तरीके से करने के लिए, उनको चलाने के लिए पैसे चाहिए। हालांकि नॉर्मल कर केसेस में आप देखोगे इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं, मॉस्क होते हैं, जो आपके गुरुद्वारा होते हैं, सिख श्राइन्स होते हैं, वहां पे जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो ठीक ठाक पैसा दे देते हैं, तो उनका काम चल जाता है। बट मान लीजिए कोई टेंपल, कोई मॉस्क, कोई गुरुद्वारा ये चाहे कि हाँ भाई छोटी सी फीस हम कलेक्ट कर लें ताकि हम अपनी जगह का मैनेजमेंट कर सकें, तो वो अलाउड है, वो आर्टिकल 27 का वायलेशन नहीं होगा। तो आर्टिकल 27 के अंदर अगर आप टैक्स लगा देते हो तो वो वायलेशन है, बट छोटी सी फीस आप कलेक्ट करते हो उस चीज का अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वो अलाउड है। एक चीज तो आपको ये समझ में आई, तो पिलग्रिम से आप एक नॉमिनल फीस ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप उन पिलग्रिम्स को कुछ सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे मॉस्क में क्या होता है, कोई पर्सन के पास रहने की जगह नहीं है तो वो मॉस्क जा सकता है, एक मस्जिद जा सकता है, किसी गुरुद्वारे में जा सकता है, ठीक है, वहां पे जाके वो रह सकता है। तो उस केस में दोस्तों वहां पे उस गुरुद्वारे में जाएगा, उस मॉस्क में जाएगा, वहां पर रह सकता है। और ज्यादातर केसेस में आप देखोगे कि मस्जिदों में और गुरुद्वारों में हर धर्म के लोग जाते हैं दोस्तों। तो आप हिंदू धर्म के हो तो भी आप जाके उसमें मॉस्क में सो सकते हैं, आपको खाने के लिए खाना मिल जाएगा। अगर आप मुस्लिम धर्म के, हिंदू धर्म के, तो आप सिख के गुरुद्वारे में जाकर रुक सकते हैं, वहां पे आपको खाना मिल जाएगा। नॉर्मल कर केसेस में ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, आने दिया जाता है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया के बाहर का मैं नहीं कह सकता, ठीक है। तो उस केस में अब इन सब चीजों में खर्चा होता है, तो उस खर्चे को मीट करने के लिए वो गुरुद्वारा या मॉस्क या टेंपल चाहे तो थोड़ा बहुत फीस चार्ज कर सकता है अपने पिलग्रिम से, जो भी लोग उस टेंपल को, गुरुद्वारा को, मॉस्क को विजिट करने आते हैं। ज्यादातर केसेस में चार्ज करते नहीं है। क्यों नहीं चार्ज करते? क्योंकि रिलीजियस इंडोमेंट मिल जाते हैं इनको दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज होती है रिलीजियस इंडोमेंट। ये रिलीजियस इंडोमेंट क्या होता है? बड़ी खतरनाक चीज है रिलीजियस इंडोमेंट, क्योंकि इस रिलीजियस इंडोमेंट के चलते कुछ टेंपल्स, कुछ मॉस्क बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं दोस्तों। आप देखिए कि टेंपल ट्रस्ट है, और साउथ इंडिया में टेंपल ट्रस्ट बहुत ज्यादा फेमस है। तो जो बड़े बड़े टेंपल्स है साउथ इंडिया में, ना केवल साउथ इंडिया में दोस्तों, इंडिया के सारे पार्ट्स में जो बड़े बड़े मॉस्क हैं, वहां पे क्या होता है कि भैया लोग फॉलो करते हैं उस धर्म को, तो वो धर्म के प्रचार के लिए पैसा देते हैं उसके एंडोमेंट में। तो रिलीजियस एंडोमेंट में बहुत सारा पैसा होता है। आप टेंपल्स में गए होंगे, दान पेटी होती है, दान पेटी में लोग पैसा डालते हैं, तो कई कई जगह पर दान पेटी में बहुत पैसा पड़ता है दोस्तों। साउथ इंडिया में कुछ टेंपल्स में दान पेटी में ही साल के करोड़ों रुपए पड़ते हैं, प्लस अलग से जो धर्म के अनुयायी है वो भी पैसा देते हैं, और ये हर धर्म में देते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें रिलीजियस एंडोमेंट बनता है, और इस रिलीजियस एंडोमेंट में कभी कभी बहुत सारा पैसा आता है। तो अब ये पैसा किसका है? क्या ये पैसा उन लोगों का है जो उस टेंपल को चला रहे हैं, जो उस टेंपल में पुजारी हैं? देखिए, रिलीजियस एंडोमेंट को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर एक्ट साइन किया जाता है, प्रॉपर डीड साइन की जाती है, प्रॉपर ट्रस्ट साइन किया जाता है, जिसमें स्टेट इन्वॉल्व होता है, जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है। तो मतलब रिलीजियस एंडोमेंट आया है अगर किसी भी मॉस्क के पास, टेंपल के पास, गुरुद्वारे के पास, करोड़ों लाने का एक सोर्स है, जिसमें जो अनुयायी है उस धर्म के वो करोड़ों रुपए दान देके जाते हैं ताकि उस धर्म के प्रमोशन को हो सके। उस केस में वो जो पैसा है, उस पैसे के मैनेजमेंट में स्टेट भी इन्वॉल्व होता है, याद रखिएगा। यानी कि उस टेंपल की जो अथॉरिटी है वो अपने मन माने तरीके से वो पैसा खत्म नहीं कर सकते। हाँ, एक प्रॉपर तरीके से, नियम कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से उस पैसे को उस रिलीजन के प्रमोशन के लिए खर्च किया जा सकता है। ये बात तो सही है, ठीक है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, इस रिलीजियस एंडोमेंट के रेगुलेशन में, इसके एक्सपेंडिचर के रेगुलेशन में, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी खर्चा होगा, उस खर्चे को मैनेज करने के लिए, देखिए ऑब्वियस सी बात है, बड़ा रिलीजियस एंडोमेंट आया, उसमें बहुत सारा पैसा है, तो उसके एक्सपेंडिचर को मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो पैसा सही जगह लग रहा है, नहीं लग रहा है। उसमें स्टेट इन्वॉल्व होगा, स्टेट के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होंगे, स्टेट की मैन पावर इन्वॉल्व होगी। तो उस केस में स्टेट इस रिलीजियस एंडोमेंट से छोटी मोटी फीस ले सकता है अपनी सर्विसेज के लिए, और स्टेट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि जब इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है तो वो उतना पैसा सिर्फ आप केयर टेकर्स के हाथ में नहीं छोड़ सकते, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट यहाँ पे एक आर्बिट्ररी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होती है, गवर्नमेंट यहाँ प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व होती है। उस पैसे का सही इस्तेमाल हो, ये काम है गवर्नमेंट का देखना। गवर्नमेंट फालतू में इंटरफेरेंस नहीं करती। वो कैसे नहीं करती वो मैं आगे के आर्टिकल्स में आपको बताऊंगा। तो रिलीजियस एंडोमेंट में स्टेट चाहे तो थोड़ा बहुत फीस लगा सकती है, प्लस किसी एक पर्टिकुलर टेंपल के पास, मॉस्क के पास, सिख के पास अपनी सर्विसेज को मैनेज करने के लिए अगर पैसा चाहिए तो छोटी मोटी फीस लगाई जा सकती है, टैक्स नहीं लगा सकता। यानी स्टेट इस रिलीजियस एंडोमेंट पे टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। स्टेट ये नहीं बोल सकता कि अगर आपके रिलीजियस एंडोमेंट में 200 करोड़ रुपए आया है तो 30% हमें दे दो, ये नहीं बोल सकता स्टेट। छोटी मोटी फीस चार्ज कर सकता है इसको एडमिनिस्ट्रेट करने की। ये बात बोलेगी आर्टिकल 27 में, ठीक है। चलते हैं भैया आर्टिकल 28 पे, थोड़ा लंबा हो गया।
आर्टिकल 28 क्या है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। आप किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन थोपी जा रही है तो वो नहीं हो जा सकती। यानी कि ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 28 के अंदर, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे 4 तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस निकल के आ रहे हैं। क्लॉज 1 में, इस आर्टिकल 28 क्लॉज 1 में, ये पूरा आर्टिकल का टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट से मैं आपको ये आर्टिकल समझा दूंगा। आर्टिकल 28 के क्लॉज 1 में आपको दिख रहा है कि कोई भी एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, यानी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसका पूरा खर्चा केवल गवर्नमेंट के पैसे पे चल रहा है, एक इस तरीके का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया। दूसरा ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि किसी एंडोमेंट के या ट्रस्ट के पैसे से बना हो। तीसरा ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया हो, ठीक है। और चौथा ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट से एड मिल रही है। तो आर्टिकल 28 में 4 तरीके के इंस्टीट्यूशंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। 4 तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नजर आ रहे हैं। पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा है? जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के खर्चे पे चल रहा है। दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो गवर्नमेंट के खर्चे पे तो नहीं चल रहा, उसका पैसा आ रहा है एंडोमेंट से या ट्रस्ट से, बट गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्टर कर रही है, स्टेट की एजेंसी उसको एडमिनिस्टर कर रही है। तीसरा ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है, बट जरूरी नहीं है कि स्टेट उसके लिए पैसा दे रही हो, बट स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। और चौथा ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट फंड से एड मिल रही है, तो पूरी एड नहीं मिल रही होगी बट पार्शियल एड मिल रही होगी। ये 4 तरीके के अलग अलग इंस्टीट्यूशन, इन चारों तरीके के इंस्टीट्यूशन में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? आर्टिकल 28 ये बोलता है, देखिए सबसे पहले आप देखिए, आर्टिकल 28 बोलता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे गवर्नमेंट का खर्चा जा रहा है, स्टेट का खर्चा जा रहा है, लोगों के टैक्स का पैसा जा रहा है, वहां पे किसी भी तरीके की कोई रिलीजियस तालीम थोपी नहीं जाएगी बच्चों पे, ये बात बोली गई, ठीक है। तो आप रिलीजियस तालीम को इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में थोप नहीं सकते बच्चों पे अगर स्टेट पैसा दे रहा है तो। अब इसको हम अलग चारों तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कंटेक्स्ट में समझते हैं। सबसे पहला कौन सा है? ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहां पे पूरा पैसा स्टेट से जा रहा है। तो देखिए, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउड नहीं है। आप धर्म की तालीम दे ही नहीं सकते अगर पूरा पैसा, अगर आपका पूरा का पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सरकार के पैसे चल रहा है, आप धर्म की तालीम नहीं दे सकते, अलाउड नहीं है, सरकार अलाउड नहीं करेगी। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। एक चीज ये क्लियर हो गई। दूसरा दोस्तों, अब बहुत सारे ट्रस्ट बने हुए हैं, बहुत सारे एंडोमेंट बने हुए हैं। तो मान लीजिए कोई एंडोमेंट है, कोई ट्रस्ट है। तो मान लीजिए साउथ इंडिया का कोई टेंपल है, साउथ इंडिया के टेंपल के जो कॉफर्स हैं उसमें हर साल वहां के पिलग्रिम्स बहुत सारे पैसे डाल के जाते हैं, करोड़ों में पैसा आता है। तो वो एंडोमेंट ने अपने बहुत सारे स्कूल चला दिए और उस बहुत सारे स्कूल में वो कुछ रिलीजियस तालीम देना चाहते हैं, कुछ धर्म से रिलेटेड तालीम देना चाहते हैं, अपने भगवान के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। उसी तरीके से बहुत मुस्लिम रिलीजियस एंडोमेंट्स होते हैं जहां पे बहुत सारा पैसा है, तो उन्होंने कोई मदरसा खोला है। उस मदरसा में वो नॉर्मल बच्चों को पढ़ा तो रहे ही हैं, लेकिन साथ साथ कुछ रिलीजियस तालीम भी देना चाहते हैं। वैसे मदरसा में रिलीजियस टीचिंग ही दी जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर तो कोई ऐसा स्कूल है, कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो पूरा का पूरा दोस्तों एंडोमेंट या ट्रस्ट के पैसे से चल रहा है, लेकिन उसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? उसको एडमिनिस्टर कर रहा है स्टेट। ध्यान दीजिएगा, एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट। तो भले आपको मैंने बताया कि जो भी एंडोमेंट होंगे, जो भी ट्रस्ट होंगे, उनमें सरकार का रोल होगा। जितने भी एंडोमेंट्स होते हैं, जिसमें भी ट्रस्ट होते हैं, उसमें सरकार का रोल होता है। तो अगर उसमें सरकार का रोल होगा तो वो एंडोमेंट और ट्रस्ट जो भी डिसीजंस लेंगे उनमें भी सरकार का रोल होगा। तो डिसीजन में ये बोला गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तालीम दी जाएगी और हम चाहते हैं कि कुछ हद तक रिलीजियस तालीम भी दी जाए। तो स्टेट बोलेगा ठीक है, अगर एंडोमेंट और ट्रस्ट के पैसे पे एक स्कूल चल रहा है तो वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ठीक है। वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को ना देना सही नहीं है, मतलब वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिट कर सकते हो, क्योंकि वो एंडोमेंट उस पर्टिकुलर रिलीजन का है और अगर वो रिलीजन के लोग चाहते हैं कि हाँ भाई थोड़ी बहुत रिलीजियस एजुकेशन दी जाए तो दी जानी चाहिए। बट वो रिलीजियस एजुकेशन नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं होनी चाहिए, नेशनल यूनिटी के लिए खतरा नहीं होनी चाहिए, हमारी कंट्री की सोवरेनिटी के लिए खतरा नहीं होनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा नहीं होनी चाहिए, मोरल के लिए खतरा नहीं होनी चाहिए, एथिकली खतरा नहीं होनी चाहिए। समझ गए आप दोस्तों बात को? तो मतलब आप देश को तोड़ने वाली बातें स्कूलों में नहीं सिखा सकते। हाँ, बच्चों को पढ़ाइए और बच्चों को उनके धर्म के बारे में बताइए, उनको प्रॉफिट के बारे में बताइए, क्या लिखा हुआ है उनके रिलीजियस सेक्रेट किताब में, इनके बारे में बताइए, ये सब अलाउड है। बट आप उनको कुछ उल्टा सीधा सिखाने लगो, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ये जो क्लॉज 2 में स्कूल दे रखे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं जो कि एंडोमेंट और ट्रस्ट के पैसे से चलते हैं, इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है। पहले वाले क्लॉज 1 में जो स्कूल है जो पूरी तरीके से
स्टेट के, सरकार के पैसे पे चलते हैं, इसमें किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। तो दो तरीके के हमने इंस्टीट्यूशन देख लिए। तीसरे तरीके का एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या है, जिसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया। तो एक ऐसे भी इंस्टीट्यूट है दोस्तों, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जिनको स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है, बट एक लिमिट से ज्यादा वो स्टेट से, मतलब वो स्टेट से पैसा नहीं ले रहे हैं, बस उन्होंने स्टेट से रिकॉग्निशन लिया है। अब स्टेट की एजेंसी से रिकॉग्निशन आप समझ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, सीबीएसई। तो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इस तरीके के सेंट्रल बोर्ड से रिकॉग्निशन। अब ये एआईसीटीई, सीबीएसई, ये सब स्टेट के ही वो है, आप कह सकते हैं ब्रांचेस दोस्तों। दिस इज बेसिकली स्टेट है। तो अगर इस तरीके के आपने ये बोर्ड से एफिलिएशन ले रखा है तो ये स्टेट के। अब आपने रिकॉग्नाइजेशन तो इनसे लिया, बट किसी भी तरीके की मदद नहीं ले रहे हो आप स्टेट से, गवर्नमेंट से। तो ऐसे स्कूलों में वॉलंटरी बेसिस पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है कि यहाँ पे पढ़ने वाले अगर बच्चे हैं, अगर वो बच्चे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन चाहते हैं तो उनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। मान लीजिए वो बच्चा बड़ा नहीं है, माइनर है, तो उस माइनर बच्चे के अगर पेरेंट्स से कंसर्न देते हैं कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को इस स्कूल में एजुकेशन दी जाए, रिलीजियस एजुकेशन, तो अलाउड है। तो मान लीजिए कोई एक मुस्लिम स्कूल है, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, उसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, और कोई हिंदू बच्चा वहां पढ़ने जा रहा है और माँ बाप ने बोल दिया नहीं भाई हमारे बच्चे को आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मत दो, तो उस बच्चे पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस थोपी नहीं जाएगी, उसको नहीं दी जाएगी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। समझ गए दोस्तों? तो ये बात है। तो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल चलते हैं, प्राइवेट स्कूल्स है, उनको स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। अब भले उन स्कूलों में जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, जिनको दुनिया भर से फंडिंग मिलती है, उनका पैसा लगा हुआ हो, लेकिन फिर भी अगर कोई हिंदू बच्चा या मुस्लिम बच्चे के पेरेंट्स बोल देते हैं कि हम नहीं चाहते कि क्रिश्चियन धर्म की चीजें इनको सिखाई जाए, तो उनको जबरदस्ती नहीं सिखाई जा सकती। क्यों? क्योंकि वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट के द्वारा। ठीक है, तो वॉलंटरी बेसिस पे आप ऐसे स्कूलों में रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं दे सकते। और चौथे तरीके के वो स्कूल आ गए जिनको एड मिल रही है स्टेट फंड से। तो जिनको तो गवर्नमेंट से पैसा ही मिल रहा है थोड़ा बहुत, वहां तो आप वैसे भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। हाँ, एक और बात है, यहाँ दो टाइप्स हो गए। पहला टाइप तो यह है कि पूरा का पूरा वो इंस्टीट्यूट सरकार के खर्चे पे चल रहा है। दूसरा ये कि वो पार्शियली सरकार के खर्चे पे चल रहा है, कुछ पैसा वो खुद इकट्ठा कर रहा है। तो अगर वो पार्शियली सरकार के खर्चे पे चल रहा है, तो उस केस में उस स्कूल में भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आप तब दे सकते हो जब बच्चा पढ़ना चाहे, या फिर माँ बाप परमिशन दे दे कि हाँ भाई आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे दीजिए बच्चे को। तो पहले तरीके के स्कूल जहां पे पूरी तरीके से सरकार खर्चा उठा रही है, वहां किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। दूसरे तरीके के स्कूल जहां पे भले एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सरकार एडमिनिस्टर कर रही है, मैनेज कर रही है, लेकिन पैसा पूरा का पूरा एंडोमेंट से आ रहा है, ट्रस्ट से आ रहा है, तो वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, बशर्ते वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा नहीं होनी चाहिए। तीसरा कि भाई एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है बट स्टेट कोई फंड नहीं दे रहा है उसके लिए, तो उस केस में भी उस तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, बट वो वॉलंटरी बेसिस पे होगी, जो लेना चाहेगा वो लेगा, जबरदस्ती नहीं दे सकते। और चौथे तरीके के जहां पे कुछ हद तक स्टेट मदद कर रहा है, कंप्लीट स्टेट मदद नहीं कर रहा है, तो पार्शियल फंडिंग अगर स्टेट कर रहा है, तो ऐसे स्कूलों में भी वॉलंटरी बेसिस पे आप रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हो। बच्चा पढ़ना चाहे, माँ बाप पढ़वाना चाहे तो ही दी जाएगी, जबरदस्ती नहीं थोप सकते। ठीक है, ये बात आगे चलते हैं भैया। आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टाइटल क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसके दो सेक्शंस नजर आ रहे हैं आपको, आर्टिकल 29 क्लास 1, आर्टिकल 29 क्लास 2, दोनों देखते हैं। तो देखिए पहला क्लॉज क्या बोलता है? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। ध्यान दीजिए, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस, ग्रुप की बात हो रही है, अभी बताते हैं इस पे। दूसरा, no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on ground only of religion, race, caste, language or any of them। ठीक है, तो देखिए दूसरे वाले में आ रहा है सिटीजन, पहले वाले में आ रहा है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस। तो पहला वाला डिनोट कर रहा है ग्रुप को, यानी आर्टिकल 29 क्लॉज 1 डिनोट कर रहा है ग्रुप को, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 डिनोट कर रहा है इंडिविजुअल को। अब इसको थोड़ा सा और घुस के देखते हैं। आर्टिकल 29 सबसे पहले देखिए कौन कौन सी तरीके की माइनॉरिटीज को बचा रहा है। सबसे पहली बात, आर्टिकल 29 बचा रहा है आपका रिलीजियस माइनॉरिटीज को, आर्टिकल 29 बचा रहा है आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को। अब सबसे बड़ी बात यह, रिलीजियस माइनॉरिटीज को तो बचा ही रहा है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को बचा ही रहा है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 29 केवल माइनॉरिटीज को ही नहीं बचाता, आर्टिकल 29 मेजॉरिटी को भी बचाता है। तो आर्टिकल 29 की प्रोटेक्शन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू माइनॉरिटी सेक्शंस, दे आर
दे कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो टू द मेजोरिटी सेक्शन। यहाँ पे आपको ध्यान देना है सेक्शन ऑफ सिटीजन, देखिए यहाँ लिखा हूं ना सेक्शन ऑफ सिटीजन, और इस सेक्शन ऑफ सिटीजन में मेजोरिटी भी आते हैं। तो अगर मेजोरिटी कम्युनिटी की ऐसी कोई डिमांड है जो कि वाजिब है, तो उस कम्युनिटी को भी आर्टिकल 29 के अंदर प्रोटेक्शन मिल सकता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई ग्रुप है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस, तो मान लीजिए कोई ग्रुप है, वो ग्रुप अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को बचाना चाहता है। अब हो सकता है कि हिंदू रिलीजन का कोई एक छोटा सा ग्रुप हो जो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को बचाना चाहता हो, तो उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के पास आए तो ये नहीं बोला जा सकता है कि भैया आर्टिकल 29 के अंदर ना आप रिलीजियस माइनॉरिटी है ना आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। हालांकि रिलीजियस लिंग्विस्टिक लिखा नहीं है यहाँ पे, टाइटल सिर्फ ये है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और प्रॉब्लम ये है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी माइनॉरिटी शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है। बट समझ में आया कि रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, मान लीजिए कोई हिंदू रिलीजन का कोई एक पर्सन आया और उसने बोला कि भाई हमको अपने इस सबसेक्ट की इस लैंग्वेज को बचाना है, स्क्रिप्ट को बचाना है, इस कल्चर को बचाना है, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट उनको प्रोटेक्शन दे सकता है। यानी कि उनको प्रोटेक्शन इस बात पे डिनाई नहीं की जाएगी कि भैया ये तो मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू को बिलोंग करते हैं तो इनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे। दूसरा, एक इंडिविजुअल सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। यानी सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जिसको पैसा मिल रहा है स्टेट से, ठीक है, और वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑब्वियसली बात है माइनॉरिटी है, वो किसी मेजॉरिटी रिलीजन के बंदे को बोल देता है कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, तो ये नहीं हो सकता है। तो अगर कोई मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई क्रिश्चियन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ऑब्वियसली बात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो धर्म के आधार पर किसी हिंदू से बोले कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, यू बिलोंग टू द मेजॉरिटी, तो ऑब्वियसली बात है वो बिलोंग टू द मेजॉरिटी। तो अगर इस माइनॉरिटी शब्द पे चले जाए तो वो पर्सन आर्टिकल 29 के अंदर प्रोटेक्शन नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है, आर्टिकल 29 के अंदर वो प्रोटेक्शन ले सकता है दोस्तों। तो आर्टिकल 29 के अंदर ना केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन मिला है, अगर मेजॉरिटी का बंदा भी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है तो उसको प्रोटेक्शन दी जा सकती है। ठीक है, ये बोला गया यहाँ पे। फिर दोस्तों एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में शायद मैंने वीडियो बनाई है, आरपीए 1951, हाँ मुझे याद है वीडियो बनाई है। आप इसको यूट्यूब में सर्च मारिए मेरे नाम के साथ, आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 मिल जाएगा, उसको जाके देखिए, काफी अच्छी चीजें मैंने उसमें बता रखी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में यह बोला गया है कि अगर आप धर्म के आधार पे, अगर आप जाति के आधार पे वोट मांगते हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके कैंडिडेचर को रद्द कर सकता है। आप जाति धर्म के आधार पे वोट नहीं मांग सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोला कि अगर आप वोट मांगने के दौरान, मान लीजिए कोई इलेक्शन की रैली चल रही है और इलेक्शन की रैली में आप लोगों से बोल देते हो कि अगर मैं इलेक्ट होता हूं तो मैं इस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करूंगा। तो देखिए, अगर राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज की बात हो रही है, अगर आप अपनी लैंग्वेज को कंजर्व करने की बात कर रहे हो, तो लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए अगर आप कोई धरना प्रदर्शन करते हो, कोई पीसफुल धरना प्रदर्शन करते हो, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करते हो, पीसफुल पिकेटिंग करते हो, तो वो अलाउड है। साथ साथ ये बोला गया है कि भैया पॉलिटिकल स्पीचेस के दौरान होता है ना, इलेक्शन पहले बहुत सारे नेता जाके स्पीचेस देते हैं, उस स्पीच में अगर किसी नेता ने ये बोला है कि भैया अगर मैं इलेक्शन से जीता तो मैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, तो यहां पे उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। मतलब एक लैंग्वेज को प्रमोट करने का वादा अगर कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट कर रहा है तो ही विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर आरपीए 1951। उसको आरपीए 1951 के अंदर करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। लेकिन सीधे सीधे धर्म को अपील करके आप बोलते हो कि मुझे वोट दो, सीधे सीधे कास्ट को अपील करके आप बोलते हो कि मुझे वोट दो, तो उसे वायलेशन माना जाएगा, उस केस में उसको सजा दी जा सकती है। ठीक है, ये सब बातें बोली गई। फिर अगला आता है दोस्तों आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के बारे में खास बात यह है कि देखिए, आर्टिकल 29 में जो प्रोटेक्शन थी वो माइनॉरिटीज में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को भी मिल रही थी और आपका रिलीजियस माइनॉरिटी को भी मिल रही थी, लेकिन मेजॉरिटी को भी मिल रही थी। आर्टिकल 30 में एक चीज अलग है। आर्टिकल 30 में यह बोला गया है कि ये केवल माइनॉरिटीज को कन्फाइंड है। तो प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हो चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो। ठीक है, और एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन को ये नहीं होता एक्सटेंड। फॉर एग्जाम्पल आप इधर आइए, आर्टिकल 29 में क्या लिखा है? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन में ना केवल माइनॉरिटीज आएंगी, इसमें मेजॉरिटी भी आ जाएंगी। लेकिन आर्टिकल 30 में मेजॉरिटी नहीं आएंगी। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज का मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी। मेजॉरिटी को आर्टिकल 30 के अंदर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे बस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। क्या बात हो रही है इसको अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो गई है।
मुझे लगा था 30 मिनट में चारों आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे। अब अगर आर्टिकल 30 मैं बताने में चला गया तो 15-20 मिनट और हो जाएगी वीडियो, 42-45 मिनट की हो जाएगी और कोई मतलब है नहीं, आपने देखनी चाह रहे 5 मिनट ही है एवरेज व्यूअरशिप। तो इसलिए मैं इसको आर्टिकल 30 को अपनी अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। मैं लगातार आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।